हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई एम कमिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5 एंड आई हैव taught you the rules of phrasing apposition in exercise number 5. I had very carefully taught you each and everything, whatever rules were just mentioned in the books. और मैंने आपको बताया था कि phrasing apposition हमें करना है। तो फ्रेजिंग अपोजिशन करने के लिए मैंने आपको बताया यू हैव टू चूज आउट द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड इन दोज सब्जेक्ट्स you have to just place main subject first and after that you have to just write its character, that is called phrasing apposition। मतलब हुआ कि वाक्यों में से मुख्य सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद उसका दूसरा कैरेक्टर क्या है उसको लिखिए, देन आफ्टर दैट आप एक क्रिया लिख करके वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। ठीक वही प्रक्रिया देखिए। पहला मैं एक्सरसाइज का पहला वाक्य लिखा हूं आपके सम्मुख। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। देखिएगा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की बात करें बच्चों तो निधि है। मेन सब्जेक्ट आपकी निधि, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, निधि हो गया। अब निधि का दूसरा कैरेक्टर क्या है बच्चों कि माई सिस्टर इन लॉ, ये दूसरा उसका कैरेक्टर है, तो कॉमा लगा करके इसको लिख दिए, तो यही हो गया फ्रेजिंग एपोजिशन। अब एक क्रिया आपको लिखनी इज और हियर, यह आपका हो गया सिंथेसिस। निधि माई सिस्टर इन लॉ इज हियर। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवा। राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of मेवा। अब देखिएगा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपको जस्ट इट इज बीइंग शोन, आपको वैसे ही दिख रहा है कि राणा प्रताप आपका मेन सब्जेक्ट है। इनका दूसरा कैरेक्टर क्या है कि एक महान वॉरियर थे। तीसरा क्या है द किंग ऑफ मेवाड़। तीन कैरेक्टर हमें मिले, लेकिन आपको पता है एक क्रिया लिखना जरूरी है वाक्य के निर्माण के लिए। बिना क्रिया के कोई वाक्य संभव नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख लेंगे मेन सब्जेक्ट राणा प्रताप, दूसरा कैरेक्टर चाहे उसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, दोनों ही सही है। तो ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर। अब क्या है आपको कॉमा लगा करके क्रिया लिखनी है। अब यहाँ पर ही नहीं लिख के क्या लिख देंगे, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ये आपका हो गया सेंटेंस दूसरा वाला। तीसरा देखते हैं बच्चों। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर was a Turk, Lodi was the emperor of, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंडिया। देखिएगा ध्यान से, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए तुर्क, लोधी डिफीटेड, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। इसमें मेन सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है एक बाबर है और मेन ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा लोधी है। तो बाबर का यहाँ पर हमें बाबर के साथ उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी एडजेक्टिव लिखनी है और लोधी का लोधी के साथ लिख देना है। मेन सब्जेक्ट हमारा बाबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबर। अब बाबर की विशेषता क्या है बच्चों, ए तुर्क, तो कामा ए तुर्क। अब क्रिया लिखनी है, क्या हो जाएगा डिफीटेड, और किसे डिफीट किया, लोधी। अब लोधी की विशेषता क्या है, द एम्परर ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपका ये सिंथेसिस हो गई। आपने देखा कि इसमें बाबर जो था उसकी एडजेक्टिव क्या थी कि वो एक तुर्क था, इसके साथ लिख दिया गया। अब मेन क्रिया आपकी डिफीटेड हो गई, ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया लोधी, और लोधी की विशेषता कि वो एम्परर ऑफ इंडिया है उसको लिख दिया, हमारा हो गया ये सिंथेसिस। आइए तीसरा वाक्य आपके सम्मुख रखते हैं बच्चों। तीसरा सेंटेंस है आपका, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he was
अ फिलोसफर। अब आप देखेंगे इसमें मेन सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन। और ये क्या है दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा क्या है, ए फिलोसफर। तो तीन चीजें हैं। मैंने कहा जब तीन हो तो क्या करेंगे, दो को कॉमा से और तीसरे के साथ क्रिया लिख देंगे। चार हो तो तीन को कॉमा से, चौथे के साथ क्रिया, यानी ये क्रिया तो लिखना आपके लिए अनिवार्य है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर राधा कृष्णन, कॉमा दूसरी व्यवस्था, यहाँ पर दूसरी इसकी एडजेक्टिव क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फिर कॉमा, यहाँ पर हमें क्रिया लिखनी हुई क्योंकि यहाँ पर हमने क्रिया नहीं लिखा। ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने वाज नहीं लिखा, अब एक क्रिया लिखनी पड़ेगी, तो वाज अ फिलोसफर। ये आपकी सिंथेसिस हो गई दूसरे वाक्य की। चौथे वाक्य की। पांचवा देखते हैं, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। देखिएगा, मोहन वाज द ओनली son of his father, he died in an accident। अब इसमें देखिएगा बच्चों, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन है। इसकी एडजेक्टिव क्या है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो मोहन के साथ इसको लिखेंगे और आगे आपको क्रिया लिख देनी है, वो आपका सिंथेसिस हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मोहन क्या करेंगे, कॉमा, क्रिया हटा देंगे, मोहन क्या विशेषता है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमा। अब हमें यहाँ से सब्जेक्ट हटा देना है, नहीं तो दो क्लास बन जाएंगे। सब्जेक्ट हटा दिया, बचा क्या, क्रिया, डाइड इन एन एक्सीडेंट। आपकी सिंथेसिस हो गई बच्चों। तीसरा वाक्य अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। नालंदा वाज one of the biggest center of learning, biggest center of learning, it is now a heap of ruins। ध्यान से देखिएगा, इसमें मेन सब्जेक्ट नालंदा है। नालंदा कभी शिक्षा का, ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र था। अब वह खंडहर हो गया है, खंडहर का ढेर है। तो देखिएगा यहाँ पर नालंदा हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और इसकी विशेषताएं तीन है, तो दो को कॉमा से, एक को क्रिया से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वाज हटाएंगे, कॉमा, नालंदा वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि नालंदा के साथ अगर हम ये लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ कि अभी भी है, इसीलिए हम वाज को बाद में लिख के, देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। नालंदा पहले लिखिए, अब नालंदा की आज जो विशेषता उसके साथ आप लिखिएगा, क्या है, नाउ अ हीप ऑफ ruins। नालंदा कॉमा अ हीप ऑफ ruins, कॉमा। अब यहाँ पर लिखेंगे वाज से, यहाँ ये वाज यहाँ लेंगे, वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए बहुत सारे अध्यापक आपको ये भी बता देंगे कि नालंदा के साथ उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि नालंदा सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है, आज वर्तमान में भी आपका अर्थ गलत निकाल रहा है। इसीलिए यहाँ पर नालंदा ए हीप ऑफ ruins, आज वो खंडहर है, अब सही है। वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग सेंटर, अब आपका ये वाक्य सही हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको सिंथेसाइज करिएगा। अगला वाक्य है, मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल। देखिएगा बच्चों, मिस्टर सक्सेना इज आ प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना इज आ प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्न्ड। देखिएगा वाक्य, मिस्टर सक्सेना हमारे प्रिंसिपल हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। तो देखिएगा इसमें उनकी करंट जो कैरेक्टर है, अलग दूसरा कैरेक्टर, वो क्या है, प्रिंसिपल। क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रिया को हटा के कॉमा लगा दें,
मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल, यहाँ से हम कर्ता को हटा देंगे, कॉमा लगा के क्रिया लिखेंगे क्योंकि ये क्रिया लिखना अनिवार्य है, हो जाएगा मिस्टर सक्सेना आवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्न। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, मुगल एम्परर he built the Taj, it is the finest building in the country। देखिएगा शाहजहां वाज a Mughal emperor, he built the Taj, it is the finest building in इंडिया। अब देखिएगा बच्चों, इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक शाहजहां एक ताज, दो ही मेन कैरेक्टर है। इनके अलग अलग कैरेक्टर क्या है? शाहजहां का कैरेक्टर है कि एक मुगल एम्परर था, और ताज का कैरेक्टर है कि ये फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया है। बन गया, आपका सेंटेंस हो गया। तो देखिएगा सब्जेक्ट आप लिखिएगा शाहजहां, शाहजहां, उसके बाद वाज हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? शाहजहां ए मुगल एम्परर। फिर यहां से इसको हटा के क्रिया, उसने बनवाया क्या? ताज। अब ताज की विशेषता क्या है? कॉमा, यहां से क्रिया हटा देनी है। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन अ वर्ब हियर इन द फॉर्म ऑफ बिल्ट। हमने बिल्ट के रूप में क्रिया ऑलरेडी लगा रखी, इसलिए इसकी विशेषता है कि इसके साथ रख देंगे, लेकिन क्रिया नहीं लगाए क्योंकि क्रिया एक ही चाहिए हमें, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हो जाएगा कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। अब देखिएगा ध्यान से, फ्रेज पोजीशन कहाँ हुआ है? शाहजहां का फ्रेज पोजीशन हुआ है ए मुगल एम्परर के रूप में। उसके बाद हमने क्रिया लिखी है, क्रिया लिख के ताज लिखा, और ताज की फ्रेज पोजीशन है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। ये इसकी विशेषता है। तो आपका ये सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट वन इज गाइस, I have never been to Mumbai. It is the biggest seaport of India. I have never been to Mumbai. It is the biggest seaport in India. Come on guys, pay attention please. यहाँ देखिएगा आपका मुंबई है और आई है, लेकिन आई का कोई मॉडिफिकेशन आपको देखने को, इसका कोई एडजेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कैरेक्टर आई का नहीं है, लेकिन मुंबई का दूसरा कैरेक्टर क्या दिया है? बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी के बगल में लिखना है, क्रिया इसी के साथ लिख दीजिए, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अब मुंबई की एडजेक्टिव क्या है बच्चों? कि द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। एक क्रिया आपका यहाँ हैव हो जाएगी, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वॉज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। कालिदास was a great poet of Sanskrit. He wrote the शाकुंतलम। देखिएगा गाइस, यहाँ पर आपको कालिदास मेन कैरेक्टर है, इनका दूसरा कैरेक्टर है ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत। बन गया आपका, और आगे आप क्रिया लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, कालिदास दूसरा कैरेक्टर ए ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृति कॉमा रोट द शाकुंतलम। आपका सिंथेसिस हो गया। आगे देखते हैं, अगला वाक्य है आपका बच्चों, नेहरू वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिएगा, नेहरू वाज अ ग्रेट statesman, he was the first PM of इंडिया। अब देखिए यहाँ नेहरू मेन कैरेक्टर है, इनका दूसरा कैरेक्टर ए ग्रेट स्टेट्समैन है, चाहे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, दोनों को कोई कर लेते हैं। तो यहाँ नेहरू कॉमा ए ग्रेट स्टेट्समैन कॉमा ही हटा देंगे, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपका सेंटेंस ये भी बन गया, सिंथेसिस हो गई बच्चों, सिंपल में चला गया वाक्य। अगला देखते हैं हम लोग,
मैं सारे वाक्य आपको बताऊंगा विदाउट मिसिंग अ सेपरेट सेंटेंस. आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड इन एक्सरसाइज नंबर 5. So let's check it out, guys. Next one is Lava and Kush were the sons of Sita. They were very brave. Lava and Kush were the sons of Sita. They were very brave. देखिएगा गाइस क्या होगा इसमें, लव एंड कुश ये आपके मेन सब्जेक्ट है. उनका एडजेक्टिव क्या है, द सन्स ऑफ सीता. दूसरी पहचान क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेन एवर यू सा योर सेपरेट सेंटेंसेस and you are going to use phrase in a position to synthesize it into a simple one, you have to be very careful in choosing which one is your main subject. As you can see that love and kush are the main subject of this sentence. And what is the second character of that particular subject? And second character is that the son of Sita. They belong to Sita. That is why you have to just write your main subject and you have to connect your second character with that subject without using a verb. With comma. कॉमा के साथ जोड़ दिए और दूसरे में आपको कर्ता हटा के क्रिया लिखनी है. आपका सिंथेसिस हो गया बच्चों. देखिएगा, लवा एंड कुशा द सन्स ऑफ सीता वे वेरी ब्रेव. नेक्स्ट वन, Mathura is a place of pilgrimage. It stands on the river Yamuna. The Yamuna is one of the biggest rivers in India. Mathura is the place of pilgrimage. It stands on the bank of the Yamuna. Yamuna is one of the biggest river in India. ये आपका वाक्य है बच्चों. यहाँ बिगेस्ट नहीं, वैसे भी लार्जेस्ट होना चाहिए था. ये होलीएस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र. देखिएगा, मथुरा इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना. यमुना, इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं, मथुरा एंड यमुना. इनके दोनों के सेकंड कैरेक्टर को चूज करते हैं. एक तो आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो एक को सब्जेक्ट में फ्रेज इन पोजीशन करना है, एक ऑब्जेक्ट में फ्रेज इन पोजीशन कर देना है. तो देखिए क्या होगा, मथुरा इसको लिखिएगा. अब मथुरा का यहाँ पर देखिए सेकंड कैरेक्टर है द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉमा. अब यहाँ से कर्ता गायब करके हमें केवल क्रिया लिखनी. क्या हो जाएगा, स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ, क्या आएगा फिर, यमुना. ऑब्जेक्ट आपका आ गया. अब ऑब्जेक्ट का आपके यहाँ पर देखिएगा इसकी एडजेक्टिव क्या है जिसका हमें अपोजिशन करना है. तो यमुना क्या है, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रिया लिख दिया. अब यहाँ पर क्रिया नहीं लिखी जाएगी, यमुना के बाद कॉमा और द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया. आपका ये भी सिंथेसिस हो गया. अगला देखते हैं बच्चों, आपका 14th है, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ. इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. देखिएगा, एयर is the first necessity of life. It is the cheapest thing in the world. देखिएगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका एयर है और एयर का आप यहाँ पर देखिए पोजीशन क्या है बच्चों, इसका सहयोग या इसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की पहली आवश्यकता. तो यहाँ से इसको हटाएंगे, एयर द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ कॉमा इज द चीपेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. अगला देखते हैं, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट. ही वॉज ब्लाइंड.
देखिएगा, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट. He was blind. सिंपल बनाना. देखिएगा यहाँ पर मिल्टन मेन सब्जेक्ट है, सेकंड कैरेक्टर है ए फेमस इंग्लिश पोएट. बस अगले आगे हम क्रिया लिखते हैं. क्या बन जाएगा? मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा was blind. Next one, this place, sorry, education is an instrument of power. It has been the guiding factor of civilization. Education is an instrument of power. Is an instrument of power. It has the guiding factor of civilization. It has been the guiding factor. It has been the guiding factor of सिविलाइजेशन. देखिएगा गाइस, एकदम इजी है. एजुकेशन, इसका सेकंड कैरेक्टर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, कॉमा. अब यहां से हमें क्रिया लिखनी, क्योंकि अभी क्रिया नहीं लिखी. आप बन गया, सिंथेसिस हो गई आपकी. देखिएगा, एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैज बीन गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन. ओके गाइस, नेक्स्ट वन, कालिदास रोट शाकुंतलम. ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. इसको पहले ही किया जा चुका है, बस केवल उसमें दूसरा वाक्य पहले था और पहला वाला बाद में था. देखते हैं. दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्परस कॉलोनी. दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्परस colony. It is now a heap of ruins. Perhaps it is. Yep. It is now a heap of ruins. That's it, guys. This place, your main subject, and you have to just choose out, pick out which one is the second character of this subject, and that is once a prosper colony. You have to just remove verb from here. This place once a prosperous colony, comma, it you have to remove it also, because there is a subject. This place is also in this sentence. You have not to write any other subject, because you are making simple one, and any simple sentence has only one verb and has only one subject. This place once a prosperous colony is now a heap of ruins. Your synthesis has been done, guys. It's very easy. Next one is Shakespeare wrote Julius Caesar. He was a great dramatist. It's very easy. It is as easy as to eat halwa. You have not to be worry at all, because phrasing position is the easiest way to synthesize the word into synthesize the sentence into a simple one, and that is I am doing very easily here. It is as easy as to eat halwa. I have told you earlier. Cakewalk. तो देखिएगा, next one. William Shakespeare wrote Julius Caesar. He was a great dramatist. What will you do? You have to just write William Shakespeare, comma, a great dramatist, comma, wrote Julius Caesar. Next one is, guys, Dr. Brown is my teacher. He lives at Rishikesh. Dr. Brown and his second character is my teacher. You have to just write Dr. Brown, comma, my teacher lives at Rishikesh. And exercise number 5 has been completed, guys, has been done here. If you have any type of problem, you have to just go into the comment section and you have to comment about the problem. I'm here to help you, and I hope you are very good at home and you are enjoying your life at home, because this is a very rare type of enjoyment is being given by government and by nature to us, but we are enjoying it. That is called humanity. That is called the goodness of human body, and that we are doing is staying at home. So let's
Hope guys everything will be okay in a week or month in India, and we hope that India will rise up and just day by day it will go up to the sky. And with this hope, I'm just gonna say bye guys. I will just be here in the next class with next rules that had perhaps that is gerund with preposition and gerund with noun. Okay, have a good day guys.